नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है वृद्धाश्रम और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। वो एक माँ है और माँ तो अपने बच्चों की हजारों गलतियाँ उनकी एक ही अच्छाई पर पल भर में भूल जाने को तैयार बैठी रहती है। एक दिन अनुराग किसी से फ़ोन पर ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहा था। उसकी बातों से लग रहा था कि उसकी किसी से बहुत गरमा-गर्मी बहस हुई है। फ़ोन रखने के बाद वो बहुत परेशान दिख रहा था। सुमन जी बेटे को ऐसे परेशान देख चिंतित हो गई और अनुराग से उसकी परेशानी का कारण पूछा। अनुराग सोफ़े पर अपने दोनों हाथों को सिर में रखकर बैठ गया और बोला, "कुछ नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है।" सुमन जी उसके पास बैठ उसके माथे पर से हाथ हटाती हुई बोली, "कितनी दफ़ा मना किया है, ऐसे सिर पर हाथ रख कर नहीं बैठते, अच्छा नहीं होता। और अपनी माँ से ही छिपाएगा? तुझे मेरी कसम है, बता क्या बात है?" अनुराग सुमन जी की गोद में सिर रखकर लेट गया और बोला, "माँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। जितने दिन यहाँ हो खुशी से रहो। फिर व्यापार में तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है।" सुमन जी ने अनुराग को अपनी गोद से उठाया और पूछा, "देख बेटा, अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पहेलियाँ मत बुझा, साफ साफ बता। अगर मुझे नहीं बताएगा तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी।" अनुराग के माथे पर सिकन थी। वो सुमन जी से बोला, "माँ, मैं सफल ही तो होना चाहता था। ऊपर उठने के लिए कदम उठाया तो क्या गलत किया? आज कौन ऊपर नहीं उठना चाहता?" अनुराग की बातों से सुमन जी का दिल घबरा रहा था। वो धड़कते दिल से बोली, "अनुराग बेटा, साफ साफ बता। अब तू पहेली बिल्कुल मत बुझा।" अनुराग के स्वर में उदासी साफ झलक रही थी। "माँ, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सब बर्बाद हो गया। मुझे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लगा है। मैं कर्ज के बोझ तले गले तक दब गया हूँ। लेनदारों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अब तो जान से मारने तक की धमकी देते हैं। आखिर कहाँ से उनका कर्ज चुकाऊं? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। कभी कभी तो लगता है कुछ खाकर मर जाऊं।" पर साक्षी का वो अपनी बात पूरी कह ही नहीं पाया कि सुमन जी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे झिड़कते हुए बोली, "खबरदार, जो आइंदा से ऐसी बातें जुबान पर लाया तो तू ये बता, अब क्या कर सकते हैं? शांत दिमाग से सोचेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा।" अनुराग सुमन जी से नजरें चुराता हुआ बोला, "माँ, मुझे तो कुछ राह नहीं दिख रही। एक लेनदार तो मुझसे ये मकान तक गिरवी रखने को कह रहा था, पर मैंने भी साफ इनकार कर दिया। वैसे भी ये मकान मेरा थोड़ी ना है।" सुमन जी को चुप देख अनुराग ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, "माँ, आप क्या सोचती हो? मुझे नहीं पता। यह मकान आपके और पापा के प्यार की निशानी है। और फिर मेरा भी तो बचपन इस घर और आंगन में बीता है। मैं भी कभी नहीं चाहूँगा कि यह मकान बिके। मैं ही कुछ देखता हूँ। साक्षी के गहने बेच दूँ और उसके पापा अगर कुछ मदद कर दें।" सुमन चिल्लाते हुए बोली, "खबरदार, अगर साक्षी के गहने बेचने की बात भी कही तो, और ना ही उसके पापा से मदद मांगना। अरे, जो मेरा है मेरे बाद सब तुम्हारा ही तो है। तू उस बिल्डर से बात कर और मकान बेचने की तैयारी कर। मैं जहां कहेगा साइन करने को तैयार हूँ।" अनुराग ने थोड़ी आनाकानी के बाद पेपर पर सुमन जी के हस्ताक्षर करवा लिए। सुमन जी ने भी दस्तखत करके पूछा, "बेटा, इससे हो तो जाएगा ना?" अनुराग फटाफट पेपर लेते हुए बोला, "देखता हूँ माँ। फिलहाल इसी कार्रवाई में बहुत समय लग जाएगा और बाजार में एक दफ़ा बात फैल गई कि हमें पैसों की ज़रूरत है तो मकान खरीदने वाले भाव अलग खाएंगे। फिर उनकी शर्तों पर औने पौने दाम में पर बेचना पड़ेगा। पर तू चिंता मत कर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मकान के वाजिब दाम मिल जाएं।" उसके जाने के बाद सुमन जी मन ही मन आकलन कर रही थी। उसके जो गहने और पैसे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वह भी अनुराग को दे देगी। मुसीबत में अपने ही बेटे के काम नहीं आई तो क्या फ़ायदा। शाम को सुमन जी के सिर में हल्का सा दर्द हो रहा था। वह रसोई में अपने लिए चाय बनाने जाने लगी तो अनुराग के कमरे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। सुमन जी ने सुना, ये साक्षी की आवाज़ थी। "वाह, मान गई अनुराग तुमको। क्या कमाल की एक्टिंग की है। अरे, तुम्हें तो फिल्मों में जाना चाहिए था। क्या अपनी माँ को सांचे में ढाला, वरना वो तो इस मकान पर कब्जा जमाए बैठी थी। अब ये मकान बेचकर हम मेरी मम्मी के पास फ्लैट ले लेंगे और इस बुढ़िया को उनके ठिकाने पर वापस भेज देंगे।
और फिर अनुराग और साक्षी के खिलखिलाने की आवाज़ उसके कानों में भीतर तक समाती गई। सुमन जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फटाफट दीवार का सहारा लिया, वरना वो गस खाकर गिर जाती। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आंसू, गुस्सा, दुख, अनगिनत बहावों से वो इस एक पल में गुजर गई। खुद को किसी तरह से संभाल वो धड़धड़ाती हुई उनके कमरे में गई। अनुराग और साक्षी अचानक उसको देख ऐसे सकपका गए मानो किसी ने उन्हें चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। अनुराग की हालत काटो तो खून नहीं जैसी थी। वो हकलाते हुए बोला, क्या हुआ माँ? कुछ चाहिए था क्या? उसका चेहरा इस समय बिल्कुल सफ़ेद झक पड़ चुका था। वो अपनी माँ से आंख भी नहीं मिला पा रहा था। इधर सुमन जी की आंखें गुस्से से दधक रही थी। उनका पूरा शरीर थर-थर काँप रहा था। वो चिल्लाते हुए बोली, हाँ चाहिए था, बहुत कुछ चाहिए था, पर जो मुझे चाहिए था वो तो तुम कभी दे नहीं पाए। तुम्हारा समय, तुम्हारी परवाह, तुम्हारा थोड़ा-सा ध्यान, तुम्हारा निश्छल प्यार, पर उसकी जगह तुमने दी तो तुम्हारी बेरुखी। सुमन जी के आंसू अनवरत रूप से बहते जा रहे थे। रोते-रोते उनकी हिचकी बंध गई। वो खुद को किसी तरह संभालते हुए बोली, फिर भी मन को मनाती रही, पर आज जो तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे तुम पर नहीं बल्कि खुद पर शर्म आ रही है। यह तुम नहीं, शायद मेरे दिए संस्कार ही होंगे। मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी, जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अपने ही घर में अपनों से छलना क्या होता है ये आज समझ में आ रहा है। तभी वो साक्षी को देखते हुए बोली, भले ये पराये घर से आई, पर मेरा ईश्वर जानता है मैंने कभी इसे पराया नहीं समझा। हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखा। लेकिन तुम तो पराये से भी बदतर हो गए। अरे, डायन भी 100 घर छोड़कर वार करती है, पर तुमने तो अपनी माँ को ही नहीं छोड़ा। उनके चेहरे पर दुख, हताशा, गुस्सा सब था। वो फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आज तुमने मेरे विश्वास को छला है, एक माँ के विश्वास का खून किया है। पर अफसोस, तुम्हें बद्दुआएं भी नहीं दे सकती। आखिर माँ जो हूँ। कहते भी हैं, पूत कपूत भले हो, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज तक तुमने मेरे साथ जो भी किया, पर हमेशा ईश्वर से तुम्हारी सलामती की दुआ ही मांगती आई हूँ, और आगे भी मांगूंगी। साक्षी और अनुराग चुपचाप सब सुन रहे थे। कहते भी क्या, उनकी चोरी रंगे हाथों जो पकड़ी गई थी। सुमन जी से अब एक पल भी वहां नहीं रुका जा रहा था। वह उसी वक्त वृद्धाश्रम आ गई। अपने बेटे के व्यवहार से तो वो पहले ही दुखी थी, पर इस दफा तो उसकी इस हरकत से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। जितना दुख उन्हें मकान जाने का नहीं था, उससे कहीं ज्यादा अपनी संतान से छले जाना था। किसी जल बिन मछली की तरह तड़फ रही थी वो। इस एक घटना ने उनको उम्र से पहले जैसे बूढ़ा कर दिया। उनका सारा दर्द अनगिनत परतों के रूप में उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। इतना समेट लिया उन्होंने खुद को, क्योंकि डर था कहीं किसी के सामने बिखर ना जाए। खुद की परवाह तो वो पहले भी नहीं करती थी, पर अब तो सांसें भी मानो जबरदस्ती ले रही थी। उन पर उनका कोई जोर ही नहीं था। कोई उम्मीद, कोई आस नहीं बची थी उनके जीवन में। एक जिंदा लाश बन गई थी वो। रुचि उनकी हालत देख रही थी। कई दफा उनसे बात करने की कोशिश भी की, पर वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी। तब रुचि ने उनसे कहा, आपको जितना समय लेना है लीजिए, पर जब भी कुछ कहना हो, मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार हूँ। किसी को कह देने से दुख कम भले ही ना हो, पर मन हल्का जरूर हो जाता है। उदय जी से एक दो दफा उनका सामना हुआ, पर हर बार की तरह उन्हें उनकी नमस्ते का जवाब भी ठीक से नहीं मिला। पर इस दफा उदय जी ने इतना गौर नहीं किया। इन दिनों वो भी थोड़े खोए खोए से रहते थे, इसलिए सुमन जी की हालत वो देख नहीं पाए, या फिर अपने दुख में इतने उलझे थे कि उनकी हालत पर ध्यान ही नहीं गया। वैसे भी सुमन जी शुरू से ही कम ही बोलती थी, तो इतना अटपटा भी नहीं लगा। आज उदय जी सुबह से बेचैन थे। सरोज जी और उनके विवाह की आज वर्षगांठ थी। बच्चों ने बहुत जिद की थी, आज का दिन उनके साथ बिताएं, नहीं तो वो उनके पास आ जाते हैं। पर उदय जी ने साफ इनकार कर दिया। आज वो अकेले रहना चाहते थे। सरोज जी जब थी, तब भी कभी भी जोर शोर से उन दोनों ने ये दिन नहीं मनाया। बस इस दिन जो विशेष होता था,
वो ये कि हर साल मंदिर में जाकर ढोक लगाते और उस दिन सरोज जी कभी भी उनसे उलझती नहीं थी। उदय जी कुछ भी कहे वो उनकी कही हर बात हंस कर टाल देती और उदय जी को तो कभी प्यार जताना आया ही नहीं। बस सरोज जी के लिए गजरे की बेल ला अपने कर्तव्य की ही तीसरी समझते थे और सरोज जी उस बेल को अपने जूड़े में लगा उनके प्यार को जैसे सहेज लेती थी। वैसे भी प्यार जताने को बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं होती। सच्चा और निस्वार्थ प्यार ही काफ़ी होता है, जहाँ ना कोई वादे हों ना महंगे तोहफे। बस होता है तो एक दूसरे के होने का एहसास, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का साथ। सरोज जी भले ही आज के दिन खुश रहती पर उदय जी के लिए तो ये दिन भी सामान्य दिन की तरह ही होता। लेकिन आज जब सरोज जी नहीं है, फिर क्यों वो इतना बेचैन है? उदय जी ने आज के दिन तबीयत का बहाना बना खाना नहीं खाया। आश्रम के सभी लोग फिल्म देखने गए, परंतु वह वहां भी नहीं गए। वीरेंद्र जी ने काफी जोर दिया पर उन्होंने सिरदर्द का बहाना बना दिया। कुछ देर उन्हें बस अपनी सरोज जी की यादों के साथ अकेले रहना था। इधर सुमन जी भी अनुराग की हरकत से बहुत बेचैन थी। जितना ध्यान हटाने की कोशिश करती, रह रहकर ध्यान वहीं जाता। आज उनसे अपने मन की घुटन सहन नहीं हो रही थी। अचानक वो रुचि के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। वैसे भी हम हमारी परेशानी किसी से साझा करना चाहें या ना चाहें, फिर भी मन में रहता है कि कोई शख्स हो जो उन्हें समझे, उन्हें सुने, ना कुछ समझाए ना कुछ कहे। बस शायद यही वो वजह थी कि वो अपने मन की घुटन रुचि को कहने चल दी, जो बस भरे हुए मन को सुनती थी, समझती थी और किसी से कभी कुछ नहीं कहती थी। पर आज रुचि आश्रम में नहीं थी। वह जरूरी काम से कहीं बाहर गई थी। सुमन जी निराश मन से वापस लौट रही थी कि देखा उदय जी के कमरे में कुछ आवाजें आ रही है। पहले तो उन्होंने अनदेखा कर दिया, फिर एहसास हुआ कि कोई रो रहा है। उन्होंने झांक कर देखा, उदय जी सरोज की तस्वीर को सीने से लगा फूट फूट कर रो रहे थे। उनसे बात कर रहे थे। क्यों चले गई मुझे छोड़कर, जब साथ जीने मरने का वादा किया था। बीच रास्ते में बेसहारा अकेला छोड़कर चली गई। सुमन जी दरवाजे से हल्का सा टकरा गई। उस आहट से उदय जी ने पलट कर देखा, सामने सुमन जी थी। उदय जी फटाफट आंसू पोंछते हुए बोले, कुछ चाहिए था? सुमन जी सकपका गई। वो झिझकते हुए बोली, माफ कीजिए आपको परेशान किया। इधर से गुजर रही थी, तभी आपकी आवाज़ सुन रुक गई। आपकी तबीयत ठीक नहीं? आज खाना भी नहीं खाया? उदय जी नजरें चुराते हुए बोले, हाँ बस ऐसे ही। सुमन जी सरोज जी की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोली, बहुत याद आ रही है। उदय जी उस तस्वीर को निहारते हुए बोले, अब इसके सिवाय बचा ही क्या है जीवन में। सच में जीवन साथी के बिना जिंदगी बिल्कुल वीरान है। आप बैठिए ना, सभी लोग फिल्म देखने गए हैं। आप? सुमन जी हंसते हुए बोली, मेरी खुद की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं। उदय जी ने अब तक खुद को संभाल लिया था। वो देख पा रहे थे सुमन जी के चेहरे का दर्द। वो हिम्मत जुटा बोले, बुरा मत मानिएगा, पर उस रात आपके बेटे की आपकी जो बातें हो रही थी वो मैंने सुन ली। मैं जानता हूँ बहुत दिल दुखाता है, पर बच्चे हैं, आवेश में आकर कह देते हैं। आप भी दिल पर नहीं लीजिए। और फिर इस दफ़ा तो आपको ज़बरदस्ती घर ले गए, शायद आपसे दूर रहकर आपकी कमी महसूस हुई होगी। आप ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। सुमन जी व्यंग से हंसते हुए बोली, सच कह रहे हैं, पर अब सोचने समझने जैसा कुछ रहा ही नहीं। मेरे बेटे ने ठीक करने लायक भी कुछ छोड़ा ही नहीं। और सुमन जी ने अपना भरा दिल आज उदय जी के सामने उड़ेल दिया। जो सुमन जी किसी से दो घड़ी बात नहीं करती, पता नहीं उदय जी से कैसे सब बोल दिया। इधर उदय जी से कुछ कहते नहीं बन रहा था। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी, जिसे तोड़ पाना उदय जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उस खामोशी को सुमन जी के आंसुओं ने तोड़ा। उदय जी बड़ी मुश्किल से बोले, समझ सकता हूँ आपके दिल पर क्या बीत रही है। आपने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए बिता दी, पर अब आप खुद के लिए सोचना शुरू कीजिए। जिंदगी आपकी है, सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। सुमन जी खुद को संभालते हुए बोली, सुखे सुखों ने तो कब का मुझसे मुंह मोड़ लिया है। माफ कीजिए, आज के दिन मैं भी अपनी बातें लेकर बैठ गई। आप खुद अपने दुख से दुखी हैं,
मैं चलती हूँ। सुमन जी खड़ी हो गई और बाहर निकल गई। दरवाजे के पास जा पलटते हुए बोली, हो सके तो किसी से कुछ, बस इससे आगे उनसे कुछ नहीं कहा गया। और वो चली गई। आज उदय जी से बात करके उन्हें कुछ मिला हो ना मिला हो, पर दिल जरूर हल्का हो गया था। सुमन जी तो चली गई, पर उनके मन में चल रहा तूफान उदय जी को अंदर तक झकझोर गया। वो सुमन जी की बातें सुन स्तब्ध थे। कोई संतान पैसों के लिए इतने नीचे गिर सकती है? जिस माँ ने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी, उसने आज ये सिला दिया। वह तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। सच में सुमन जी की चुप्पी, उनकी आंखों का खालीपन, उनका अकेलापन, उन सब की असली वजह आज उन्हें समझ आ रही थी। कितना गलत है ना हम सब, बिना लोगों के बारे में ठीक से जाने उनके लिए अपनी एक राय बना लेते हैं। सुनी सुनाई बातों से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं, पर कभी उनके पीछे की वजह जानने की कोशिश भी नहीं करते। उदय जी ने खिड़की के बाहर झांका। शाम का धुंधलका धीरे धीरे आसमान में छाने लगा है। वो खिड़की पर खड़े खड़े ही सोचने लगे, आज जब जीवन की संध्या काल में उनकी सरोज जी उन्हें छोड़कर चली गई, तो वे कितना अकेला महसूस कर रहे हैं। पर सुमन जी, वो तो ये विरह की पीड़ा कितने सालों से भोग रही है। जीवन साथी का साथ उसका सहारा क्या होता है, जब तक इसका मतलब ठीक से समझती, उससे पहले तो भगवान ने उन्हें बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया। और जिस बेटे के सहारे उन्होंने अपने जीवन रूपी नैया पार लगाने की सोची, उसने फिर से उन्हें अकेला कर दिया। कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें, कितना तड़पती होंगी अपनी मन की बात किसी से कहने की, किसी से अपना दिल हल्का करने की, और किसी के कंधे पर अपना सिर रखकर अपने आंसू बहाने की। इधर वो अपने दुख से दुखी है, पर आज उन्हें एहसास हो रहा है कि सुमन जी के दुख के आगे तो उनका दुख कुछ भी नहीं। हमेशा भगवान के आगे अपने दुख का रोना रोते रहे कि क्यों उन्हें अकेला कर दिया, पर आज उन्हें सुमन जी के आगे अपना दुख ना के बराबर लग रहा था। सरोज जी के जाने के बाद अकेलेपन की पीड़ा क्या होती है वो भली भांति जानते हैं, इसलिए अब वो पूरी कोशिश करेंगे, और कुछ कर पाए या नहीं कर पाए सुमन जी के लिए, बस इतना भर कर लेंगे कि वो बिना झिझक के उनसे अपने मन की बातें साझा कर सके, अपना दोस्त समझ उनसे अपना अकेलापन बांट सके। तभी फोन की घंटी से उदय जी अपने ख्यालों से बाहर आए। प्रशांत का फोन था। उदय जी के फोन उठा। हेलो बोलते ही प्रशांत विचलित स्वर में बोला, क्यों पापा क्यों? आज के दिन आप हमारे साथ नहीं हैं। मैं जानता हूँ आज आप माँ को कितना याद कर रहे हैं। भले ही माँ की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, पर साथ रहकर एक दूसरे का सहारा तो बन सकते हैं ना। प्रशांत की बात बीच में ही काटते हुए उदय जी बोले, बहुत खुश नसीब हूँ मैं बेटा, जो मुझे तेरी जैसी संतान मिली। और उन्होंने प्रशांत को सुमन जी के बारे में फ़ोन पर सब बताया और बोले, यह सब मैं तुमसे कभी नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने विश्वास कर मुझसे अपनी बात, मन की बात साझा की, पर इसलिए कहा कि तुम्हें बता सकूं कि मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे प्राची और तुम मिले। पर बेचारी सुमन जी। प्रशांत ने उदय जी से अपना ध्यान रखने को कहा और फ़ोन रख दिया। इधर प्राची ने प्रशांत से पूछा, क्या हुआ? क्या बात हुई पापा से? वो ठीक तो है ना? बहुत याद कर रहे हैं ना पापा आज मम्मी को? क्या कह रहे थे? प्रशांत प्राची से बोला, पता नहीं प्राची, मालूम नहीं पापा ने मम्मी के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करी। आज तो वे किसी और की बातों से बहुत दुखी हैं। और जब प्रशांत ने प्राची को उदय जी की बातें बताई, तो वो भी सुमन जी के लिए दुखी थी, पर दोनों अब भी अचरज में थे कि पापा ने आज के दिन माँ के बारे में उनसे कोई बात क्यों नहीं की। भले ही आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, पर वो अपनी सरोज जी को कभी नहीं भूल सकते। फिर आज ये सब क्या था? इधर अपने कमरे में आज सुमन जी ने पानी पिया और बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। उदय जी को सब कह तो दिया, पर अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। आखिर क्यों उनसे सब कह दिया? जानती ही कितना है वो उन्हें, जो उनसे अपनी निजी जिंदगी की बातें साझा की। वो परेशान सी थी, तभी सामने कांच पर नजर गई। अपने अक्स को देख एक पल को वो ठिठक गई। उनका अक्स उनसे सवाल करने लगा, क्यों कोस रही हो खुद को? कुछ गलत नहीं किया तुमने? अपने मन का तूफान उदय जी के सामने हल्का करके। भले ही उदय जी को तुम ज़्यादा नहीं जानती, पर एक अलग सा जुड़ाव तो हो गया है उनसे। यहाँ बस एक उन पर ही यकीन है जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हें सुनेंगे।
हाँ, वो बात अलग है कि इस विश्वास की क्या वजह है, तुम्हें खुद भी नहीं पता, और पता करके करना भी क्या है। ऐसा शख्स जो बिना कोई स्वार्थ के उनकी परवाह करता है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। आज तक तुम अपने जीवन में जिस भी शख्स से मिली, एक उदय जी ही हैं जिन्होंने तुम्हारी बेरुखी, चिड़चिड़ापन नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे कारण को, तुम्हारे अकेलेपन को देखा, महसूस किया, उसे समझा और कोशिश की तुम्हारे अकेलेपन को तोड़ तुम्हारे मन की बात जान सके। वरना किसी फुर्सत जो तुम्हारे दर्द को समझे, और फिर जब तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें अकेला कर दिया, फिर यहाँ किससे आस करे। बहुत दिन बाद आज सुमन जी को कुछ हल्का महसूस हो रहा था। रुचि रात को उदय जी के पास आई और उनके पास बैठते हुए बोली, जानती हूँ उदय जी, आज आप बहुत उदास हैं, इसलिए आपको कुछ देर अकेला छोड़ दिया। पर अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बेझिझक कह सकते हो। उदय जी बोले, एक बात कहूँ बेटा, हो सके तो सुमन जी को संभालिए, वो इस समय बहुत अकेली हैं, उनका दर्द बांटिए। रुचि को उदय जी से इस बात की आशा नहीं थी। वो आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोली, उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या, जो मुझे जानना चाहिए। उदय जी सकपकाते हुए बोले, हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, पर क्योंकि तुम्हें सबकी चिंता है इसलिए कहा। डर है कहीं वो अवसाद में ना आ जाए। पर बेटा, मेरे लिए कुछ मत कहना। रुचि बाहर आ गई, पर वो देख पा रही थी उदय जी आज भी उदास और परेशान हैं। पर उसकी वजह उनकी सरोज जी नहीं, बल्कि सुमन जी है। ये रुचि के लिए भी अप्रत्याशित था। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।